चाइना की एक सच्ची घटना पर बनी आज की कहानी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इसे मूवी कहना गलत होगा क्योंकि ये एक इमोशन फीलिंग्स है जिसमें आपकी भी आंखें कहीं न कहीं नम हो जाएगी। 5 छोटे छोटे गरीब बच्चे जिनका भविष्य दांव में पड़ा है। क्या होगा इन बच्चों का, जानने के लिए पूरी कहानी प्यार से सुने इस प्यारी आवाज में। मूवी स्ट्राइप की आज पेशकश में है 2015 की चाइनीज मूवी लिटिल बिग मास्टर, डायरेक्टर एड्राइन क्वान, IMDb 7.2। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया के हैरत अंगेज और दंग कर देने वाले फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज, या फिर ऐसी जगहों से आप गुजर चुके हो लेकिन आपको उनके राज के बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप हमारे नए YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। अब कहानी सुना जाए। कहानी के शुरू में हांगकांग का एक बड़ा सा प्राइवेट किंडरगार्टन स्कूल दिखाया जाता है जहां सिर्फ शहर के अमीर माँ बाप के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को 2 अलग अलग भागों में भी बांटा गया है। पहला है रेगुलर क्लास, जहाँ बच्चे किसी दूसरे प्राइवेट किंडरगार्टन स्कूल के बच्चों की ही तरह पढ़ाई लिखाई करते हैं, और दूसरा है स्पेशल क्लास, जहाँ हर एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके करिकुलर एक्टिविटीज सब कुछ स्कूल देखता है। उसी स्पेशल क्लास में एक छोटा बच्चा मन खराब किए बैठा हुआ है। क्लास की टीचर ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, मन खराब करके क्यों बैठे हो? तब बच्चे ने जवाब दिया कि उसे 100 में से 98 मार्क्स मिले हैं। ये सुनकर टीचर उसे परेशान होने से मना करती है क्योंकि 98 मार्क्स भी कोई खराब मार्क्स नहीं है। लेकिन फिर भी इतना छोटा सा बच्चा अपने माँ बाबा को सोचकर टेंशन में पड़ गया है क्योंकि इस 2 नंबर के लिए ही उसके माँ बाबा उसे बहुत डांटेंगे, और इसी वजह से उस बच्चे के माँ बाबा को स्कूल बुलाया गया। टीचर उनसे उनके बच्चों के हो रहे इस तनाव को लेकर सवाल करते हैं। जब उसके माँ बाबा को पता चला कि उसके 2 नंबर कम आए हैं तो वो उल्टा ही टीचर को सुनाने लगे, उसे तो टेंशन लेना ही चाहिए, 98 कैसे मिला, उसे 100 मार्क्स क्यों नहीं आए। उनकी बातों से साफ समझ ही आ रहा है कि उन्हें सिर्फ बच्चों के नंबरों से फर्क पड़ता है, न कि इससे कि उनका बच्चा अच्छा है या बुरा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। इन सभी मामलों में उन्हें कोई मतलब ही नहीं, और ये सिचुएशन प्रेजेंट में अधिकतर पेरेंट्स की ही है। खैर, तभी वहाँ लुई नाम की एक टीचर आई और कहती है, इसमें टेंशन जैसे लेने वाली कोई बात नहीं है, ना आप टेंशन लीजिए ना बच्चे को दीजिए, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को सिर्फ 2 नंबरों के लिए टीचर के सामने हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। उसके लिए भी अच्छा होगा कि उसे रेगुलर क्लास में शिफ्ट कर दिया जाए। बाकी बच्चों के साथ उसे भी मेंटल पीस और हैप्पीनेस मिलेगी और इससे उसकी पढ़ाई पे भी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन इस बात से उस बच्चे के माँ बाप राजी नहीं होते, भले ही वो अपने बच्चे को यहाँ से निकाल कर कहीं और भर्ती कर देंगे। ये जानते ही स्कूल के हेडमास्टर उनके पीछे पीछे गई और उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनका बच्चा किसी भी हाल में रेगुलर क्लास में नहीं जाएगा। आप भी यहाँ समझ रहे होंगे कि स्कूल एक ऐसे धनी परिवार को किसी भी तरह अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ लुई उस बच्चे के लिए बहुत चिंता में पड़ गई है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे बच्चों के कंधों पर जो बोझ डाला जा रहा है, ये मानसिक रूप से उन्हें बीमार करता जा रहा है। इन सब से बच्चों के मन मस्तिष्क में एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर यहाँ इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए ही तो लियू जैसी टीचरों को 1.5 लाख प्रति माह दिया जाता है। लेकिन लियू इस काम से फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बच्चों को शिक्षा के बदले व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और शिक्षा यहाँ मूल रूप से बस पैसों के खेल में बदल चुका है। इसलिए आखिर में लियू ने वहाँ अपने काम से रिजाइन दे दिया। दूसरी तरफ हम लियू के पति डोंग को देखते हैं, जो एक एग्जीबिशन डिजाइनर होता है। उस दिन उसके बॉस ने भी उसे उसके पोजीशन से डिमोशन कर दिया, क्योंकि अब जितने भी डिजाइन बनेंगे वो सब AI की मदद से होगा। सीधे शब्दों में कहे तो अब यहाँ डोंग की कोई जरूरत नहीं है। डोंग ने घर आकर लियू को डिमोशन की बात बताई। ये सुन लियू भी अपसेट हो जाती है, क्योंकि आज ही वो अपना भी रेजिग्नेशन लेटर देके आई है। इसका मतलब दोनों ही अपनी पोजीशन से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी दोनों खुश है, क्योंकि डिमोशन होने पे भी कम से कम डोंग के पास उसकी नौकरी तो है। इसके अलावा आज उनकी शादी की सालगिरह है। ऐसी परिस्थिति में भी दोनों हंसी खुशी रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। लियू ने अब तक अपने डेली रूटीन को तो संभाल लिया था, लेकिन अपने मन को वो अभी तक समझा नहीं पाई। वो जब भी अपने पुराने स्कूल के रास्तों से गुजरती, उन बच्चों को देख वो कुछ देर तक वहाँ रुककर उन्हें देखती और उसका मन खराब हो जाता। टीचर होने के दौरान उसके मन में बच्चों के प्रति एक प्यार पनप चुका था। बच्चे और उन्हें पढ़ाना वो बहुत मिस करती है। इस वजह से घर के कामों में भी उसका अब मन नहीं लगता। एक दिन डोंग ने देखा कि लियू ने उसे कच्चा खाना ही परोस दिया। हाँ, पर वो इसे लेकर उसे कुछ नहीं कहता।
क्योंकि वो समझ रहा है कि लियो अपने काम को बहुत मिस कर रही है। अब एक दिन वर्कआउट करते करते लियो ने टीवी में एक इंटरव्यू देखा जहाँ उसके शहर से दूर गाँव में एक छोटा सा स्कूल दिखाया जाता है। किसी एक समय में उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे, मगर फिर धीरे धीरे वहाँ बच्चों की संख्या कम होने लगी, जिसकी वजह से टीचर की भी संख्या कम होती चली गई। ज्यादातर टीचर ही शहर के बड़े स्कूलों में शिफ्ट हो गए हैं और अभी इस स्कूल में कुल मिलाकर सिर्फ 5 बच्चे ही हैं, लेकिन उनके लिए कोई टीचर नहीं है। वो बच्चे रोज स्कूल आते हैं और टीचर नहीं होने की वजह से उन्हें वापस चले जाना पड़ता है। इसलिए सरकार भी इस स्कूल के लिए एक टीचर ढूंढ रही है, मगर सैलरी होगी मात्र 3500 रुपए, जो कि एक टीचर के हिसाब से कोई सैलरी ही नहीं है। पर लियो को पैसों का मुंह नहीं है। ये इंटरव्यू देखकर उसके मन में उस स्कूल को दिखाने की इच्छा जागी और फिर अगले ही पल गाड़ी लेकर वो निकल जाती है उस छोटे से स्कूल के उद्देश्य से। रास्ते में एक महिला सफाई कर्मचारी से स्कूल का नाम और पता पूछा। महिला ने कहा, वहाँ जाकर आप क्या करेंगे? कुछ ही दिनों में तो वो स्कूल तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। मगर लियो ने जवाब में कहा, यहाँ अभी भी 5 बच्चे पढ़ते हैं और 5 बच्चों के होते हुए सरकार कभी भी स्कूल बंद नहीं करवा सकती। बंद करवाने के लिए 5 से कम बच्चे होने चाहिए। अब ये सब सुनकर महिला ने उसे स्कूल का पता दे दिया। पास में बैठे कुछ लोग भी ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि इतने दिन तक बस रिपोर्टर ही इस जगह के बारे में खोज खबर लेने आया करते थे। ये लड़की भला कहाँ से आई है? यहाँ लियो कुछ ही देर में स्कूल पहुँच गई। बिना मेंटेनेंस के ये पूरी जगह ही टूटी फूटी और पुरानी हो चुकी है। चारों तरफ देखते देखते एक कमरे की खिड़की के अंदर झांकते ही लियो को वहाँ 5 छोटे छोटे प्यारे बच्चे नजर आए, जो अपने टीचर के इंतजार में वहीं सो गए हैं। तभी एक बच्चे ने उठकर लियो को देखा और देखने के साथ साथ ही उसने मास्क पहन लिया और बाकी दोस्तों को भी उसने मास्क पहन लेने को कहा। असल में शहर से न्यूज रिपोर्टर यहाँ बच्चों को आए दिन परेशान करने आते हैं। वो बच्चों से अलग अलग अजीब अजीब सवाल कर उन्हें डरा देते हैं। इसलिए किसी भी अनजान को देखने से ही वो अपना चेहरा मास्क से छुपा लेते, ताकि वो किसी भी तरह टीवी में ना आ सके। और इसी वजह से ही लियो को भी देखकर वो एक कोने में भागकर छुप गए। लियो बोली, बच्चों मुझसे डरो मत, मैं टीवी से नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं अब से तुम्हें पढ़ाऊंगी। ये सुनकर बच्चों को थोड़ी साहस मिलती है। अब बाहर खड़ी लियो वहीं से उन्हें कुछ सवाल पूछती है। जैसे पहला सवाल कि बताओ तो मधुमक्खी के कितने पैर होते हैं? एक बच्चा बोल उठा, 6 पैर। शाबाश। फिर लियो ने एक और सवाल किया, अब बोलो तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तब एक बच्चा बोला 6 पैर और एक ने कहा 10 पैर। मतलब कि उन्हें इसका सही जवाब नहीं पता। तब लियो ने बताया कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। इतने में आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी, जिसकी आवाज सुनकर उनमें से एक छोटी बच्ची बेहद ही डर कर सहम जाती है और कहने लगी, बारिश का दानव आया है और वो हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। तभी वहाँ एक महिला ने आकर लियो को यहाँ से चले जाने को कहा। वो उसे वहाँ से भगा रही है। उसे भी लियो कोई रिपोर्टर लगी, जो यहाँ अक्सर आकर बच्चों को परेशान कर देते हैं। लियो वापस आ गई और उस रात डोंग ने ख्याल किया कि आज लियो के हाथ का बना खाना काफी अच्छा बना है। वो समझ गया कि जरूर आज कुछ अच्छा हुआ है। उसने लियो से पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारा मन अच्छा लग रहा है? लियो ने उसे आज की घटी सारी घटना बताई और साथ ही अपने मन की बात भी कि वो वहाँ उन बच्चों को पढ़ाना चाहती है। ये सुनकर डोंग भी उसे सपोर्ट करता है। वो हमेशा से ही उसका एक सपोर्टिव हस्बैंड रहा है। लियो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर लियो ने उसे बताया कि वहाँ की सैलरी बस 3500 रुपए मात्र है, जहाँ पहले वो लाख कमाया करती थी। ये जानकर भी डोंग उसे सपोर्ट ही करते हुए बोला, मुझे पता है ये सब तुम पैसों के लिए नहीं करती, बल्कि तुम्हें अपने इस काम को करने से खुशी मिलती है। ये तुम्हारा पैशन है। अगली सुबह ही लियो सीधा गांव के चेयरमैन से मिलने जा पहुंची और उनसे बात करके उसी दिन से उन 5 बच्चों को पढ़ाने की टीचर की नौकरी भी वो ले लेती है। अब सारी बात हो जाने के बाद लियो और डोंग मिलकर उस स्कूल की थोड़ी बहुत मरम्मत करने में लग गए। कम से कम बच्चे वहाँ अच्छे से क्लास तो कर सके। उनको ये सब करते देख बाहर बैठे लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ये महिला असल में यहाँ पढ़ाकर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है, मीडिया में बस फेमस होना चाहती है। इस तरह के और भी कटु शब्द वो लियो के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर बाद चेयरमैन का बेटा भी आकर कहने लगा, मैडम ये सब करके कोई फायदा नहीं, कुछ ही दिनों में ये स्कूल बंद होने ही वाला है, समय रहते वापस लौट जाइए। पर लियो उन सबकी किसी बातों पर ही कान नहीं देती। और फिर बाहर बच्चों का इंतजार करते लियो ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अपने बाबा के साथ स्कूल की ओर आ रही है, जिसके बाबा लोहा, लक्कड़, टिन ये सब रद्दी माल बेचा करते हैं। किसी तरह वो अपने परिवार का पेट पाल लेता है। लियो ने उन्हें अपना परिचय दिया
बच्चे के बाबा ने भी अपनी बेटी को समझाया कि टीचर की बात सुनना और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना। फिर वो वापस अपने सामान लेकर चले गए। इसके बाद एक और बच्ची अपनी आंटी के साथ साइकिल से आई। आंटी बच्चे को ल्यू के पास छोड़कर जाने ही वाली होती है कि ल्यू ने उन्हें आवाज लगाई, उसे उनसे कुछ बातें करनी है। मगर आंटी ने बताया कि उसे रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने फौरन जाना होगा, देरी होने से मालिक बहुत बातें सुनाएगा। इसके बाद एक और बच्ची अपनी माँ के साथ आई। उसकी माँ भी बहुत जल्दबाजी में होती है। अब बस और 2 बच्चों के इंतजार में ल्यू खड़ी है। इतने में एक टैक्सी वहाँ आकर रुकी। अंदर से 2 बहनें निकले जो जुड़वा होते हैं। दूसरी ओर उनकी माँ टैक्सी वाले से भाड़े को लेकर झगड़ा कर रही है। मगर उनकी माँ फिर से स्कूल में एक नई टीचर को देखकर बहुत खुश है। अब इसके बाद क्लासरूम में लुई बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, पर वहाँ सभी बच्चों ने मास्क पहना हुआ है। लुई उन्हें समझाने लगी, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे मास्क पहने बैठी रहूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बोलो। नो मैम, सब बच्चों ने एक साथ कहा। फिर क्यों तुम लोगों ने मास्क पहना है? पूछने पर एक बच्ची बोली, बाबा ने कहा है कि बाहर से कोई भी आए तो मास्क पहने रहना, नहीं तो हमें टीवी पर दिखाया जाएगा और हमें गरीब समझकर कभी भी कुछ अच्छा करने नहीं दिया जाएगा। अब जाकर लुई को समझ आया कि क्यों उस दिन बच्चे उसे देख भागकर छुप गए थे। खैर, लुई ने उन्हें समझाया कि वो आज से उनकी नई टीचर है, इसलिए उसके सामने मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद एक एक कर बच्चे मास्क खोल अपना नाम बताने लगे। सबसे पहली बच्ची का नाम होता है होसियो, जिसके बाबा ही लोहे टिन बेचने का काम करते हैं। इसके बाद जुड़वा बच्चे, जिसमें एक का नाम है किटी और दूसरे का जेनी। चौथी बच्ची का नाम है चू, नाम की ही तरह दिखने में भी बहुत क्यूट सी है। उसकी आंटी ये एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करती है। और आखिर में होती है लुका। अब ल्यू ने ख्याल किया कि बाहर कुछ लोग उसकी और अजीब नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि इतने समय बाद ऐसे एक वीरान स्कूल में किसी टीचर का आना बहुत ही कौतूहल का विषय है। एक तो यहाँ सैलरी बस नाम भर के लिए है और ऊपर से ऐसे टूटे फूटे स्कूल में भी कोई पढ़ाने आएगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने होसियो से पूछा, तुम्हारी एक खुशी की चीज और एक दुख की चीज क्या है? होसियो बोली, खुशी की बात यह है कि मेरे पापा चीजें बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं, और दुख की बात यह है कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। उसकी माँ शहर में रहती है और बहुत दिनों बाद उससे मिलने आती है। ऐसे ही बाकियों से सवाल पूछकर ल्यू बच्चों से घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। अब स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने पहुँचे। जब जू की आंटी उसे लेने आई तो ल्यू ने उनसे सीधा पूछा, जू के माँ बाबा कहाँ है और वो बिजली के कड़कने से इतना क्यों डरती है? आंटी ने बताया, आज से 7 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाबा दोनों ही चल बसे। अनाथ होने के बाद उसके परिवार वालों में से कोई भी उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार न था, इसीलिए उसने ही खुद उसकी जिम्मेदारी ले ली। और जब चू अपने माँ बाबा के बारे में पूछा करती तब आंटी ने उसे कहा था कि बारिश का दानव आकर उसके माँ बाबा को ले गए। वो उस छोटी बच्ची को कैसे और क्या ही बताते। वो उसे नहीं बताना चाहती थी कि उसके माँ बाबा अब कभी लौट कर नहीं आने वाले। बस वो यही चाहती है कि चू अच्छे से पढ़ लिख कर अपना एक अच्छा भविष्य बनाए। अब आखिर में किटी और जेनी की माँ उन्हें लेने पहुंची, जिसे आने में काफी देरी हो गई। उसने बताया कि उसे पैदल आना पड़ा। एक तो उनका घर बहुत दूर है, दूसरा उनकी आर्थिक अवस्था भी कुछ ठीक नहीं है और रोज रोज इस तरह टैक्सी भाड़ा करके आने का खर्चा उन पर भारी पड़ने लगा है। ये सुन ल्यू उन्हें अपनी गाड़ी से ड्रॉप तो कर देती है, लेकिन जाते जाते उनकी माँ ने ल्यू से कहा, अगले दिन से मैं दोनों को स्कूल नहीं भेजूंगी। रोज रोज टैक्सी का भाड़ा देना मेरे लिए संभव नहीं है। इतना कहकर वो बेटियों को लेकर चली गई। ल्यू का मन नहीं माना और वो वापस घर न जाकर उनका पीछा करती है। उसने देखा कि अभी बस स्कूल से लौटे ही थे कि दोनों बच्चियां काम पर लग गई है। ये देख ल्यू ने उसके माँ बाबा से कहा, आप चिंता न करें, आज से हर दिन मैं बच्चों को स्कूल लेकर जाऊंगी और फिर घर भी वापस छोड़ दूंगी। अब वापस घर आकर ल्यू अलग अलग एजेंसी से स्कूल की मरम्मत को लेकर बात कर रही है, लेकिन कहीं से भी उसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। यहाँ तक उस गांव के लोगों ने भी मान लिया था कि आने वाले 1-2 महीनों में स्कूल बंद हो जाएगा। अगले दिन स्कूल में बस 3 ही बच्चे पढ़ने आए, लूका और होसुई नहीं आए। ल्यू बच्चों को स्कूल में ही रखकर उन दोनों की खोज में निकल पड़ी, जहाँ लूका के घर के बाहर चारों तरफ कंस्ट्रक्शन की मिट्टी डली हुई है, जिससे लूका के बाबा बहुत चिंतित है। असल में एक प्राइवेट कंपनी उनकी ये जगह खरीदने की कोशिश में है और लूका के परिवार वाले जब अपनी एकमात्र जमीन को बिक्री करना नहीं चाहा, तब उन पर जोर जबरदस्ती पावर का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जो भी बात है, लूका को उन्होंने स्कूल क्यों नहीं भेजा? ये पूछने पर लूका के बाबा ने कहा, मैंने उसे जाने से मना नहीं किया है, वो खुद ही नहीं जाना चाहती
और वो क्यों नहीं जाना चाहती ये नहीं बता रही। अब लियो लूका के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारे दोस्त स्कूल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाना चाहती। तब लूका बोली, मेरे माँ बाबा हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते हैं और अगर मैं आज स्कूल चली गई तो दोनों लड़ाई करते करते एक वक्त पर मर जाएंगे, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर लूका के माँ बाबा के मन को बहुत ही ठेस पहुंचती है। अब तक उन्हें ख्याल ही नहीं था कि उनके झगड़े से लूका पे क्या असर पड़ रहा है। फिर लूका के बाबा ने वादा किया कि आज के बाद से वो कभी उसकी माँ से नहीं लड़ेगा। इसके बाद लुई ने लूका के बाबा को इस प्राइवेट कंपनी की मनमानी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने को कहा। ऐसे ही लूका के बाबा बहुत चिंतित हैं और इसके बाद वो बाहर वाले किसी से राय लेने को राजी नहीं होते। खैर, इसके बाद लियो दूसरी बच्ची होसियो के खबर लेने पहुंची, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है, बल्कि वो तो छोटे से ठेले में वही पुरानी रद्दी चीजों को लेकर जहाँ उसके बाबा बेचा करते हैं वहाँ गई है। और सामान बेचकर उसके पैसे लेकर जब वो वापस घर आई तो उसने टीचर को वहाँ देखा। वो लियो को घर के अंदर ले आई और बताया कि उसके बाबा बहुत बीमार थे, इसलिए आज वो स्कूल नहीं जा पाई। इसके बाद वो छोटी सी बच्ची अपने नन्हे हाथों से खाना बनाने के काम में लग गई। रसोई घर का तख्ता उसके लिए थोड़ा ऊंचा है, इसलिए वो अपने चप्पलों के नीचे 2 टिन के डब्बों को बांधकर किसी तरह रसोई घर का काम कर रही होती है। इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्ची की इतनी समझ और मेहनत को देख लियो खुशी से उसे गले लगाकर बोली, तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। अब लियो उसके बाबा से मिली। मैम, मैंने उसे स्कूल जाने को कहा था, लेकिन वो खुद ही नहीं गई। उसकी बेटी एक बेटी की तरह नहीं, माँ की तरह अपने बाबा का ख्याल रखती है। पर मासूम होसियो की ही माँ उससे दूर चाइना में रहती है और बीच बीच में उसे मिलने आया करती। इस वजह से होसियो की उसकी माँ से कुछ ज्यादा ही दूरी हो गई है। होसियो के बाबा पहले एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, लेकिन बीमार पड़ने के कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया और अब यही लोहा लकड़ बेचकर अपना संसार चला रहे हैं। ये सब जानकर लुई बोली, आप एक काम कर सकते हैं, हमारे स्कूल का जो मेन गेट है उसे आप ठीक कर दे, जिसके बदले आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। इससे हमारी भी बहुत बड़ी मदद हो गई और आपको भी एक काम मिल गया। ये सुनकर बच्ची भी एकदम से खुश हो गई कि उसके बाबा को स्कूल में एक काम मिल गया है। अगले दिन स्कूल का हर एक बच्चा आज समय पर स्कूल आया है। अब लुई ने एक एक कर सबसे पूछा कि उनका सपना क्या है। किटी बोली, मैं प्रिंसेस बनना चाहती हूँ। पर जेनी ने कहा कि वो घर पर माँ बाबा की मदद करना चाहती है। तब किटी ने भी सुनकर सेम यही जवाब दिया। होसुई बोली, मैं अपने बाबा का ख्याल रखना चाहती हूँ। चू बोली, मैं प्लेट साफ करके आंटी की मदद करना चाहती हूँ। और आखिर में जब लू की बारी आई तो उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अब इसके बाद सब लू से पूछने लगे, मैम आपका सपना क्या है। वो थोड़ी चुप हो गई। उसका क्या सपना होता है ये कहानी के आखिरी मोड़ पर आपको पता चलेगा। मगर यहाँ बेचारे बच्चे जिन्हें सपने क्या है इसकी समझ ही नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने घर पर अपने माँ बाबा अपने आंटी को यही करते हुए देखा है और उनकी मदद करना ही वो नादान परिंदे सपना समझ बैठे हैं। खैर, अब लुई ने सभी से कहा, आज सब घर जाकर अपने अपने माँ बाबा से पूछेंगे कि उनका क्या सपना था, तब तुम समझ पाओगे कि असल में सपने का क्या मतलब होता है। बच्चे भी घर जाकर ऐसा ही करते हैं। लूका ने बाबा से पूछा, आपका क्या सपना था बाबा। उसके बाबा बोले, सपना सिर्फ सोते वक्त ही आते हैं, इन सब को लेकर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर पढ़ाई करो। लूका उदास होकर वहाँ से चली गई, लेकिन फिर उसके बाबा को समझ आया कि कुछ गलत कह दिया शायद, इसलिए कुछ देर बाद वो खुद ही लूका के पास आकर कहने लगे, तुमने मुझसे मेरे सपने के बारे में पूछा था ना, तो मैं एक बहुत बड़ा एथलीट होना चाहता हूँ और सारे रेस में जीतना चाहता हूँ। और ये सुनकर लूका अपने बाबा को एक एथलीट के रूप में कल्पना करने लगी। पर अफसोस उसके बाबा ये कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उनका एक पैर नहीं है। आज से बहुत साल पहले उन्होंने अपने पैर खो दिए थे। इधर किटी और जेनी ने भी अपनी माँ से पूछा कि उनका क्या सपना था। उनकी माँ ने बताया कि वो एक फायर फाइटर बनना चाहती थी। वो दोनों भी अपनी माँ को एक फायर फाइटर में कल्पना करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अब होसू ने जब पूछा तो उसके बाबा बोले कि वो पायलट बनना चाहते थे। वो भी अपने बाबा के पायलट होने की काल्पनिक दुनिया में खो गई। और आखिर में जब चू ने अपनी आंटी से पूछा तो आंटी बोली, मैं बस रेस्टोरेंट के सभी बर्तनों को जल्दी से धोकर घर लौटना चाहती हूँ, यही है मेरा सपना। तब चू बोल पड़ी, अरे आंटी, मैं उस सपने की बात नहीं कर रही, मैं कहना चाहती थी कि आपको अपनी जिंदगी में क्या बनना है। फिर आंटी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं मिस हांगकांग बनना चाहती हूँ। वो भी आंटी को ठीक वैसे ही कल्पना करने लगी और फिर उसने कसकर आंटी को गले लगा लिया। बच्चे नादान होते हैं, लेकिन उनकी कल्पना की शक्ति हमसे कहीं ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि वो सोचना और सवाल करना नहीं छोड़ते।
माँ बाबा को कल्पना करना उनके खुद की भी कल्पना शक्ति को और बढ़ाने में मदद करेगी। ऐसे ही हर दिन क्लास में बच्चों को कुछ नया सीखते हुए कई दिन और गुजर जाते हैं। बच्चे भी बड़े ध्यान से सारी चीजें सुनते और सीखते हैं। और एक ऐसे ही दिन आसमान काले बादलों से घिरा आया, बिजली चमकने लगी। इतने में किटी को टॉयलेट लग गई और साथ ही साथ बाकी भी टॉयलेट जाने के लिए हाथ उठाते हैं। लेकिन जाकर देखा तो स्कूल के बाथरूम की हालत बहुत ही खराब है। बारिश के पानी से पूरा भर चुका है। तो ल्यू अब सभी बच्चों को किसी तरह सामने ही पब्लिक टॉयलेट में ले जाने लगी। पर बीच रास्ते में आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कने लगी और ये देखकर चू बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही है कि बिजली चमकने से बारिश का दानव चला आएगा। वो पब्लिक टॉयलेट के बाहर अपने दोनों कानों को कसकर दबाकर नीचे बैठ गई। ल्यू उसके पास गई। चू कहने लगी, बारिश का दानव मुझे भी पकड़ कर ले जाएगा, वो मेरे माँ बाबा को भी पकड़ कर ले गया है। उसकी ये हालत देख ल्यू उसे सच बता देती है, तुम्हारे माँ बाबा को कोई दानव नहीं लेकर गया है, बल्कि एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। जिसे सुन चू जोर जोर से रोने लगी। मगर फिर ल्यू ने उसे समझाया, तुम जैसे अपने माँ बाबा को मिस करती हो, वो भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं, पर वो तुमसे मिलने नहीं आ सकते, इसीलिए तो वो बारिश की बूंदें बनकर तुमसे मिलने आया करते हैं। ये देखो। टीचर की बात सुनकर आज पहली बार चू अपने हाथों से बारिश की बूंदों को छूने की कोशिश करती है और अपने हाथों को अच्छे से भिगाती है। धीरे धीरे वो अपने अंदर के सारे भय, सारे डर को दूर करती जाती है। वो बारिश के पानी को हाथ में लिए अपने माँ बाबा को याद कर कहती है, माँ बाबा आप दोनों मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। ये देखकर ल्यू काफी भावुक हो उठी। अगले दिन लुका के घर के सामने जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से काम शुरू किया था, उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई और पूछने पर पता चला कि किसी ल्यू नाम की महिला ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब कुछ दिनों बाद ल्यू और बच्चे समेत उनके पेरेंट्स सभी पिकनिक पर आए हैं और उनके मजाक को किरकिरा करने वहाँ चेयरमैन का लड़का आया और बोला, मैडम जितना भी मजाक करना है अभी कर लीजिए। कुछ दिनों बाद जब एक बच्चा किंडरगार्टन की पढ़ाई पूरी कर दूसरे स्कूल चला जाएगा, तब स्कूल में बस 4 बच्चे ही रहने वाले हैं और नियम के मुताबिक 5 से कम बच्चे हुए तो सरकार स्कूल बंद करवा देगी। ल्यू भी थोड़ी सी चिंतित हो उठी, क्योंकि ये सच है कि अगले साल एक बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट होकर दूसरे स्कूल चला जाएगा। तभी वहाँ एक एलिमेंट्री स्कूल की टीचर आकर उसे हिम्मत देते हुए बोली, मैंने आपसे रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा था, सच में आपके जैसा एक टीचर होना नसीब की बात है। आप परेशान ना हो, कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। ये सुनने के बाद ल्यू को भी अब थोड़ा साहस मिला। इसके बाद वो स्कूल में सभी बच्चों को इस साल के खत्म होने और लुका के एलिमेंट्री स्कूल जाने के उपलक्ष्य पर एक छोटा मोटा पार्टी रखने का सोचती है, जहाँ बच्चों को मिलकर एक परफॉर्मेंस देनी है। अब यहाँ होसियो के बाबा ने स्कूल का मेन गेट को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर एक रात ल्यू का पति उससे बातें सुनाने लगा, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने में इतना ही बेख्याली हो गई है कि अपनी दवाई भी खाना भूल जा रही है। दरअसल ल्यू की किसी प्रॉब्लम की वजह से 1.5 साल पहले उसका एक ऑपरेशन हुआ था और कहा गया था कि आने वाले 5 साल उसे दवाई रोजाना खाते रहना पड़ेगा, बिना एक दिन भी मिस किए। दवाई बंद करने से उसकी समस्या दोबारा खड़ी हो सकती है। पर ल्यू अपने काम और बच्चों के पीछे इतना ही व्यस्त हो गई है कि खुद का ख्याल रखना ही भूल गई है। ल्यू भी डॉन्ग को बहुत समझाते हुए बोली कि बच्चों को उसकी बहुत जरूरत है और साल के आखिर में एक बच्चे के कम हो जाने पर स्कूल बंद भी पड़ सकता है। हमेशा की तरह डॉन्ग उसे फिर से सपोर्ट करता है और भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते देखते अब स्कूल का एनुअल डे आ गया, यानी कि अब कुछ समय बाद ही लुका स्कूल से निकलकर बड़े स्कूल चली जाएगी और उन्हें इस स्कूल में नए बच्चे को भर्ती करवाना होगा। इसलिए स्कूल को ऐसे सजा धजा कर रखना होगा कि स्कूल देखकर वहाँ नए बच्चे एडमिशन लेने आए। इसमें बच्चों के माँ बाबा भी बढ़ चढ़ कर ल्यू की मदद को आगे आते हैं। सभी मिलकर स्कूल को सजाते हैं। गांव के लोग जो ल्यू के बारे में भला बुरा और बातें सुनाया करते थे कि स्कूल तो जल्द ही बंद हो जाएगा, आज वही लोग ल्यू के इस डेडिकेशन को देख उल्टा उसकी मदद करने को सामने आते हैं। लुका के बाबा ने उनकी मदद के लिए एक वॉकी टॉकी भी बनाई। एक उसने अपने पास रखी और एक लुका को दी। जब भी कोई स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए इस रास्ते से आता तो वो उन्हें पहले से ही बता देता कि बच्चों के स्वागत में वो तैयार होकर रहे। स्कूल बंद ना हो इसके लिए उन्हें एक बच्चे को कैसे भी भर्ती करवाना ही है। लेकिन उनकी दिक्कतें कम ही नहीं हो रही। जो भी यहाँ स्कूल है सुनकर आ तो रहा है, मगर स्कूल की ऐसी दुर्दशा देखकर वापस लौट जा रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे टूटे फूटे स्कूल में भर्ती भला क्यों करवाना चाहेगा। अब ल्यू को उसके एक पुराने दोस्त का फोन आया और उसे वो मिलने बुलाता है। लुई बच्चों को उसका इंतजार करने को कहकर दोस्त से मिलने पहुंची। वहां जाकर उसे पता चला कि असल में
उन 5 गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए लुई को जो पहचान मिली है, उसका दोस्त उसी को काम में लगाकर उसकी एक बड़े किंडरगार्टन स्कूल में प्रमोशन करवाना चाहता है और उसे कई लाख सैलरी भी दी जाएगी। ये सब जानकर लुई ने उसे सीधा मना कर दिया और उसे साफ शब्दों में बता दिया कि वो लाखों रुपए में उन बच्चों को पढ़ाने के बजाय इन 5 गरीब बच्चों को पढ़ाने में खुद को ज्यादा आजाद महसूस करेगी। अब वापस अपने उसी छोटे स्कूल और उन 5 बच्चों के पास वो चली आई, पर वहाँ जाकर उसे पता चला कि अभी तक किसी भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। लियो इस बात को लेकर कुछ दिनों से बहुत ही तनाव में तो थी ही, अब उसका ये तनाव और बढ़ने लगा और अंत में इस चीज को ना संभाल पाने की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। जिस बात का डर था वही हुआ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और समय से दवाई नहीं लेने की वजह से उसे फिर से वो दिक्कतें आ गई है और एक बार फिर उसे ऑपरेशन करवाना होगा। अब यहाँ चूंकि लुई का इलाज चल रहा है, डोंग उसकी जगह उन बच्चों को पढ़ाने जाता है। पढ़ाते वक्त एक बच्चे ने उससे पूछा, आपका क्या सपना है? डोंग ने उन्हें बताया उसका बस एक ही सपना है कि लुई को फिर से ठीक होकर देखना। ऐसे दिन गुजरने लगे और स्कूल का एनुअल डे भी आ गया। इतने दिनों तक बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और गांव के सभी लोग स्कूल में नए बच्चे के एडमिशन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। उनका गांव छोटी होने की वजह से वो गांव से बाहर शहरों की सड़कों पर निकलकर स्कूल का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, लेकिन सभी हताश है। आखिर दिन तक कोई भी बच्चा वहां एडमिशन के लिए नहीं आया। लेकिन एक अच्छी खबर हुई कि लुई इतने दिनों में कुछ हद तक ठीक हो चुकी है। अब कम से कम एनुअल डे को अटेंड करने वो वापस स्कूल आती है। सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स ने मिलकर लुई का एक वार्म वेलकम किया और फिर सभी बच्चे मिलकर स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगे, जिसे देखकर लियो बहुत ही खुश हो जाती है। पर दूसरी तरफ वो ये सोच कर इतनी दुखी हो गई कि शायद ये इन बच्चों का आखिरी परफॉर्मेंस होगा। इसके बाद स्कूल में पढ़ते हुए वो उन्हें और नहीं देख पाएगी, क्योंकि कल लुका का आखिरी दिन है। उसे किंडरगार्टन स्कूल से निकलकर एलिमेंट्री स्कूल में चले जाना होगा। दोस्तों, यह एलिमेंट्री स्कूल का मतलब आसान शब्दों में है प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में जाना। खैर, अब बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद कहा, मैम, अब तक हम बस इस परफॉर्मेंस के लिए अपना रोना रोक कर रखे थे। हमने आपको बहुत मिस किया। इतना कहते ही सभी बच्चे लियो को पकड़कर रोने लग गए। अब सबसे आखिर में लियो लुका को उसके नए सफर के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और बेस्ट विशेस देती है। इतने में लुका लियो की तरफ देखकर कहने लगी, आपने पूछा था ना कि मेरा सपना क्या है? मुझे अब पता चल गया है कि मेरा सपना क्या है। मैं बड़ी होकर आपकी तरह एक टीचर बनना चाहती हूँ। और इसके साथ ही अतीत की झलकियों में देखते हैं उस दिन लियो ने बच्चों को अपने सपने के बारे में क्या जवाब दिया था। मेरा सपना है कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनूं। मैं चाहती हूँ इस स्कूल में तुम्हारी तरह और भी बच्चे पढ़ने आए। मैं उन्हें भी पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकूं। पर लगता है उसका ये सपना बस सपना बनकर ही रह गया, क्योंकि साल के आखिर में एक भी बच्चा नहीं आया। लियो ने तो सोच लिया था कि आज ही स्कूल का आखिरी दिन है, क्योंकि सरकार की शर्त वो पूरी न कर सकी। और तभी घटती है एक चौंकाने वाली घटना और देखते हैं कि 2 छोटे छोटे प्यारे से बच्चे स्कूल में भर्ती होने के लिए आए हैं। असल में गांव के लोग लियो को इस हद तक बच्चों और स्कूल के लिए कड़ी मेहनत करते देख खुद से ही बड़ी मुश्किलों से दूर किसी गांव से इन दोनों बच्चों को लाकर भर्ती करवा दिया। अंत भला तो सब भला, 2 नन्हे फरिश्ते ने आकर स्कूल को बंद होने से बचा लिया। शायद ऊपर वाले की भी यही रजामंदी थी। जैसे कि मैंने कहा था कि ये कहानी एक सच्ची कहानी पर बनी है और यही है वो रियल लाइफ की लियो, जिसने आगे चलकर इस स्कूल के लिए बहुत काम किए। यही वो टीचर है जिसने एक बेजान से स्कूल में दोबारा जान भर दी। और हैरान की बात है, जहाँ एक बच्चे के लिए स्कूल बंद होने की कगार पर था, आज वहाँ 60 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और अब ये एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बन गया है। और अभी भी लियो वहाँ एक टीचर के तौर पर काम करती है। वो अब वहाँ की हेड मिस्ट्रेस है। सोच सकते हैं आप कि एक व्यक्ति जो चाहे तो 1.5 लाख सैलरी लेकर एक बड़े स्कूल में पढ़ा सकती थी, मगर उसकी जगह मात्र 3500 सैलरी में एक ऐसे स्कूल में जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, वहाँ उसने 5 बच्चों के लिए कितना बड़ा त्याग किया। और हमें भी सोचने पर मजबूर करके ये कहानी आज यही समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी ने अगर आपका भी दिल छुआ, मेरी आवाज आप तक पहुँची हो, तो जरूर ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहना दोस्तों। तब तक सुनते और सुनाते रहे मूवी स्ट्राइप। बाय बाय, टेक केयर।